जीएसटी। एक्चुअली देखा जाए तो पेमेंट ऑफ जीएसटी इज अ कम्प्लीटली प्रैक्टिकल चैप्टर, बट ये चैप्टर में लोगों को ये पता चलेगा मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। आईटीसी मींस व्हाट? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका हम लोग किस तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे और डिटेल में पता चलेगा। अगर मैं इसको ना सिखाते हुए समझ लूँ तो भी आपको समझ में आएंगे, बट इसके वजह से आपका जीएसटी का पेमेंट का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत क्लियर हो जाएगा। आगे जाके अगर आप प्रैक्टिकल में इसको यूज भी करने जा रहे हो तो इसके मीनिंग्स आपको काम आएंगे। इसके लिए मैं आज आपको थ्योरी एक्सप्लेन करूंगी। ट्राई करेंगे थ्योरी आज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट करके एक दो सम ले लेंगे। दिस इज अ कंप्लीटली रिलेटेड विद द इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर। प्रैक्टिकल चैप्टर याद आ रहा है? पिछला किया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टैक्सेस ऑन सेल्स। हम लोग क्या करते हैं? सेल्स के ऊपर का टैक्सेस निकालते हैं, उसको टेबल को बोला जाता है ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। सेकंड वन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट, हम लोग बनाते हैं सेकंड टेबल, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। यस और नो? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का टेबल बनता था। एंड थर्ड वन इज नेट पेमेंट लायबिलिटी। याद आ रहा है? तो ये जो तीन टेबल है ना वही यहाँ पे यूज होने वाले, बस इसका ये थियोरेटिकल कंसेप्ट हम लोग अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट ऑफ जीएसटी इज व्हाट। इसका अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। Section 49 of the Central Goods and Service Tax Act along with the rules published by the CBEC. CBEC is the Central Board Excise and Custom. ये याद रखो, ये शॉर्ट फॉर्म है उसका। मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द जीएसटी है या तो जितने भी रूल्स हैं हमारे इस इनडायरेक्ट टैक्सेस के, उसको किसने डिसाइड किया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ द एक्साइज एंड कस्टम्स। ओके, तो इन्होंने ये रूल्स डिसाइड किया और इसके सारे रूल्स सेक्शन 49 के अंदर रिकॉर्डेड है। ओके, ठीक है। आफ्टर दैट फॉलोइंग टॉपिक्स आर कवर्ड। मतलब इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक लेजर। ओके, देन मैनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर मीन्स व्हाट। आपको पता है पहले क्या था ना, जीएसटी आने से पहले जब एम्बैट था तो हमारा जो ये ऑनलाइन सिस्टम ना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो जो भी पेमेंट करना था हम लोग मैनुअल फॉर्म फिलअप करते थे और उसके बाद ही पेमेंट्स होता था। ऑनलाइन में भी होता था, नहीं ऐसे नहीं है, पर जितना जीएसटी का जो एनुअल सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग है उतना सिस्टम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं था। ओके, तो अब भी जो भी पेमेंट आप करेंगे ना वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिकली ही बनते हैं, एक भी मैनुअल अकाउंट नहीं बनता। तो इसमें हम लोग को पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी को पेमेंट करने के लिए कौन कौन से लेजर हम लोग ओपन करेंगे। ओके, उसके बाद पता चलेगा मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? बोलो, पता है तुम लोगों को व्हाट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट? अच्छा सिंपल में बताओ, इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस टैक्स ऑन व्हाट? सेल और परचेज। परचेज बराबर है। तो परचेज जितना भी किया उसके ऊपर जो हम लोग टैक्सेस फाइंड आउट करेंगे ना उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो उसको दैट इज आईटीसी। तो आईटीसी मीन्स अ टैक्स और जीएसटी विच इज कैलकुलेटेड ऑन योर ऑल परचेज ट्रांजैक्शन। इट मे बी गुड्स और इट मे बी सर्विसेज। ओके, तो इनके ऊपर का जो हम लोगों ने टैक्सेस का कैलकुलेशन किया इसको हम लोग किस तरह से यूटिलाइज करेंगे? यू नो इट वेरी वेल, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज यूटिलाइज्ड और इसको हम लोग माइनस करते हैं। किसके लिए माइनस करते हैं? याद आ रहा है? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो इसको किस तरह से हम लोग यूटिलाइज करेंगे? एक्चुअल उसके वे में यूटिलाइज करना एंड क्रॉस यूटिलाइजेशन। क्रॉस यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग सीजीएसटी, एसजीएसटी को यूज करते हैं, तो दिस यूटिलाइजेशन इज नोन एज अ क्रॉस यूटिलाइजेशन। अदरवाइज वी कैन से दैट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस का आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग यूज करते हैं आईजीएसटी के लिए। यस और नो? तो ये जो यूटिलाइजेशन हुआ ना दैट यूटिलाइजेशन इज नोन एज अ क्रॉस यूटिलाइजेशन। तो इसको किस तरह से यूटिलाइज करना है वो आपको क्लियर हो जाएगा। देन इंटरेस्ट एंड डिलेड पेमेंट। इफ एनी पर्सन नॉट पेइंग जीएसटी ऑन टाइम, अगर वो टाइम पे पे नहीं कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट कितना है, उसका डिले पेमेंट का चार्जेस कितना, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इस चैप्टर में सीखेंगे। एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। जब भी कोई भी डीलर जीएसटी पेमेंट करने के लिए अगर वो ट्रांजैक्शन करता है तो हर एक का उसका एक नंबर अलग होता है, दैट इज अ यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो क्या है वो दिखेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोगों को इतने सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं जो आपको थ्योरी के लिए भी अच्छी तरह से काम आ जाएगा। ओके, नाउ अभी देखो नोट इज व्हाट, कोई भी टैक्स पेयर जब रजिस्टर करता है जीएसटी पेमेंट करने के लिए, बराबर ना, तो जीएसटी का कॉमन पोर्टल है दैट इज नोन एज अ जीएसटीआईएन। यस और नो? गुड्स एंड सर्विस टैक्स का नंबर मिलता है। तो टू ई लेजर्स दैट इज अ कैश एंड क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर विल बी ऑटोमेटिकली ओपन एंड डिस्प्ले ऑन द डैशबोर्ड। दिस इज अ व्हाट, जब भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करोगे, मतलब जीएसटी का नंबर आप अक्वायर करोगे रजिस्ट्रेशन करके, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे दो क्रेडिट लेजर बनता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनिक लेजर कितने बने? ऑटोमेटिकली दो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक रहेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रहेगा एंड इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर इज ऑटोमेटिकली ओपन एंड इट इज अ डिस्प्ले ऑन डैशबोर्ड। ये ऑटोमेटिकली ओपन भी किया जाएगा, ओपन होगा मतलब बन जाएगा और वो आपके डैशबोर्ड के ऊपर दिखेगा, डिस्प्ले करेगा। यही हमारा मेन थीम है जिसके अंदर ये जीएसटी पूरा फिलअप होता है।
ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रॉनिक लेजर इज व्हाट? इन अ जीएसटी पोर्टल अ टैक्सेबल पर्सन कैन ट्रैक हिज टैक्स लायबिलिटी विद 3 लेजर्स। मतलब कोई भी पर्सन जो टैक्सेबल है, जो डीलर है, वो अपना टैक्स का जो रिकॉर्ड है ट्रैक कर सकता है। ट्रैक करना मतलब पता है, चेक कर सकता है कि मेरा कितना टैक्सेस पे हो चुका है, कितना पे करने का बाकी है, मेरा लायबिलिटी कितना है, आईटीसी कितना अवेलेबल है। लायबिलिटी में से, लायबिलिटी मतलब समझ लो किसके ऊपर का टैक्स, लायबिलिटी मतलब टैक्स लायबिलिटी मतलब कौन से एक्टिविटी के ऊपर का टैक्स? सेल की परचेज सेल, इसमें अपन लेते हैं ना तो सेल करते हो, टैक्स कलेक्ट करते हो, दैट इज अवर लायबिलिटी, क्योंकि उसको पे करने का है। तो टैक्स लायबिलिटी मतलब सेल्स के ऊपर का टैक्स, बराबर है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब परचेस के ऊपर का टैक्स। तो हमारा टैक्स लायबिलिटी कितना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, ऑल दीज थिंग्स हम लोगों को यहाँ पे पता चलेगा, डिटेल्स में पता चलेगा। तो विद दिस 3 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा लायबिलिटी कितना है, आईटीसी कितना है और पेमेंट्स कितना है, इंटरेस्ट कितना है, डिले पेमेंट्स कितना है, फाइन कितने लग रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स वी कैन चेक इन दिस 3 लेजर्स, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर पता चलेगा। देन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। देखो मैंने अभी आपको 3 वर्ड यूज किया। एक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक, इसको रफ करिए, क्या है देखो, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर और रजिस्टर, इसको रजिस्टर भी बोल सकते हैं। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड वन इज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर। एंड थर्ड वन आता है हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये 3 का हम लोग अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। समझ में आया? 3 इज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी। लायबिलिटी वर्डिंग आया तो फटाक से क्लिक होना चाहिए। टैक्स ऑन व्हाट? सेल और परचेज। सेल याद कर लो अभी कभी, तभी जाके मीनिंग समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर मतलब सेल के ऊपर का टैक्स, बराबर है। देन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, क्रेडिट को ही बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये क्रेडिट वर्डिंग मतलब क्या होगा? आईटीसी। और किसके ऊपर का टैक्स? परचेज के ऊपर का टैक्स। यस और नो? एंड लास्ट में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये हम लोग मेंटेन करते हैं, जो भी डीलर है वो मेंटेन करता है। क्लियर हो रहा है? यस और नो? जैसे आपका बैंक का अकाउंट होता है ना, वैसे हमारा टैक्सेस पे करने के लिए जो कैश अकाउंट है ना, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। लास्ट बेंच क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इन तीनों का हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, पहले उसको देखते हैं। सी व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रूल 87 एंड अंडर सेक्शन 49(1) मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ द जीएसटी। देखो इसको बनाने के लिए कौन सा फॉर्म फिलअप किया जाता है? जीएसटी पेमेंट। पीटीएम का मतलब होता है पेमेंट 05 एंड कंटेन द समरी ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स एंड पेमेंट मेड बाय द टैक्स पेयर। सी दिस लेजर हम लोग किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान दो। व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ओके। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता क्या है? दिस लेजर इज मेंटेन बाय टैक्स पेयर। टैक्स पेयर मतलब समझते हो, जो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है ना, वो इसको मेंटेन करता है। पहले ये समझ लेना, ये टैक्स पेयर का एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। मतलब जैसे कि अगर हम लोगों को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है 5000 का, राइट इशू, तो 5000 का टैक्स हम लोग हमारे नॉर्मल बैंक अकाउंट से पे नहीं कर सकते। हम लोगों को हमारे नॉर्मल बैंक अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करना होगा, और जो पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में है वही फंड्स आगे जाके टैक्सेस पे कर सकते हो। क्लियर हो गया जो मैंने बताया? जैसे आपके पेटीएम का एक वॉलेट होता है अलग से, पता है, आप अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट से पेटीएम के वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो और फिर उसमें से आप पेमेंट यूज करें। वैसे ही टैक्सेस को पे करने के लिए हमारा जो नॉर्मल बैंक अकाउंट है उसमें से डायरेक्टली पैसा यूज नहीं कर सकते। टैक्सेस को पे करने के लिए सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जो भी टैक्सेस आपको पे करना है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही जाएगा। तो पहले हम लोग हमारे नॉर्मल बैंक अकाउंट से पैसा डिपॉजिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, और फिर इसमें से हम लोग टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ड्यूज सब पेड करेंगे। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? राइट, पक्का समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मेंटेन बाय व्हाट? मेंटेन बाय टैक्स पेयर। ईच पर्सन लाइबल टू पे टैक्स। ऑब्वियसली हर एक डीलर टैक्सेस को पे करने के लिए लाइबल है, तो ईच पर्सन लाइबल टू पे टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज, लेट फीस और एनी अदर अमाउंट। मतलब जैसे कि कोई भी टैक्स पेयर जैसे टैक्स पे करता है, वैसे कि अगर उसने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट पे करना होगा, पेनल्टीज पे करना होगा, लेट फीस पे करना होगा, और भी कुछ ड्यूज हो सकते हैं। तो ये सबका पेमेंट करने के लिए, नॉट ओनली टैक्सेस, इन सबका पेमेंट करने के लिए जो लेजर यूज होता है दैट इज अ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। डन? समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है? सिंपल कंसेप्ट में
क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज अ लेजर विच इज मेंटेन्ड बाय टैक्स पेयर, point number 1. Second is a what, this is used for the payment of taxes, interest, penalties, late fees and any other charges. अगर हम लोगों को कुछ भी पेमेंट करना है, इन टैक्सेस का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी, डिले पेमेंट का, लेट फीस का, तो हम लोगों को यूटिलाइज करना है कौन सा अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट. नॉर्मल बैंक अकाउंट में से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसे डिपॉजिट करके रखेंगे एंड इसी में से ये सारी 5 पर्पज के लिए पैसा जाएगा. बाकी नॉर्मल बैंक अकाउंट से ये पैसा यूज नहीं हो सकता. ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. पॉइंट क्लियर हो गया? ओके. अभी मोड ऑफ पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मतलब हम लोग हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में फंड्स किस तरह से डिपॉजिट कर सकते हैं. किस तरह से डिपॉजिट कर सकते हैं मतलब क्या, हमारे नॉर्मल बैंक अकाउंट में पैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कैसे ट्रांसफर करोगे, यस और नो. उसके लिए पेमेंट ऑफ मोड के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, दैट इज इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, एनईएफटी यूज कर सकते हो, आरटीजीएस यूज कर सकते हो, यूपीआई यूज कर सकते हो, यस और नो. डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आईएमपीएस दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज बाय बैंक, इस तरह से आप कर सकते हो. और इसके लिए कोई लिमिट नहीं है. मतलब नॉर्मल बैंक अकाउंट से अगर आप चाहते हो कि फंड इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इट मे बी ऑनलाइन में कर सकते हो. इसका लिमिट नहीं है, कितने भी अमाउंट का फंड्स आप ट्रांसफर कर सकते हो. पॉइंट नंबर 1 समझ में आया. अगर आप ऑफलाइन ट्रांसफर करना चाहते हो, नॉट इंटरनेट के थ्रू और ऑनलाइन नहीं, तो ऑफलाइन में 2 ऑप्शन है, एनईएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं. डायरेक्टली बैंक में जाके फिलअप कर सकते हैं फॉर्म और उसका हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज, लेट पेड एंड अदर ड्यूज, यस और नो. और यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं है. तो ऑनलाइन में कोई लिमिट नहीं है, ओके कितना भी अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं. ऑफलाइन में भी कोई लिमिट नहीं है, जो एनईएफटी एंड आरटीजीएस है वो. एंड तीसरा ऑप्शन आता है ओवर द काउंटर. अभी ओवर द काउंटर मतलब मैंने कैश लेके गई और मैंने काउंटर पे जाके पैसा डिपॉजिट किया और काउंटर पे पैसा सबमिट किया और बोला मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसे डिपॉजिट करो, तो यहाँ पे लिमिट है 10,000 का. उससे ज़्यादा अमाउंट आप पेमेंट नहीं कर सकते. मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, समझा. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज एक ऐसा अकाउंट है जिसमें से हम लोग टैक्सेस पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, पेनल्टी, लेट फीस एंड ड्यूज. ये 5 ऑप्शंस याद रखो, ये 5 ही हर जगह पे रिपीट हो जाएंगे, यस और नो. समझा कि नहीं समझा? ओके तो क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस है, इंटरनेट बैंकिंग नो लिमिट, ऑफलाइन में एनईएफटी, आरटीजीएस नो लिमिट, यस और नो. बट ओवर द काउंटर अगर डिपॉजिट करना चाहते हो तो कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, ओनली 10,000. 10,000 से ज़्यादा अमाउंट आप काउंटर पे डिपॉजिट नहीं कर सकते, ठीक है. बट यही पेमेंट अगर हम लोगों के अलावा, मतलब वी आर अ टैक्स पेयर, बट यही पेमेंट अगर कोई प्रॉपर ऑफिसर करता है, प्रॉपर ऑफिसर इज व्हाट, क्या होता है प्रॉपर ऑफिसर, कोई बता सकता है मुझे? प्रॉपर ऑफिसर मतलब ये जीएसटी के ऑफिसर्स होते हैं ना, राइट. मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स है, वैसे जीएसटी के भी ऑफिसर्स होते हैं. अगर वो लोग आपके बिजनेस में विजिट करते हैं और उनको पता चला कि आपने टैक्स टाइम पे नहीं किया, तो उस सिचुएशन में वो आपसे कैश कलेक्ट करके काउंटर पे पेमेंट कर सकते हैं. उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज ये बाय रूल या तो वी कैन से दैट बाय पेनल्टी आप वो आपसे कैश कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने टाइम पे पेमेंट नहीं किया एज ए डीलर. ओके तो प्रॉपर ऑफिसर अगर ओवर द काउंटर पेमेंट करना चाहता है, एज ए पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, डिले पेमेंट है, कुछ भी अमाउंट, तो उनके लिए कोई लिमिट नहीं है. जब आप ओवर द काउंटर पेमेंट करने के लिए जाओगे एज ए डीलर, यू आर ए डीलर, तो लिमिट कितने का है बताओ ओवर द काउंटर के लिए, 10,000. उससे ज़्यादा टैक्सेस भर सकते, उससे ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में? नहीं कर सकते. उसके लिए एक चलन बनता है और वो चलन सबमिट होने के बाद, चलन में क्या क्या मतलब चलन के साथ हम लोग कैश है, चेक है, डीडी, इनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं. हाँ चलन मतलब उनका एक फॉर्म आता है, डीडी मतलब डिमांड, उस फॉर्म के साथ ये डीडी, चेक, सब कैश पॉइंट ज्वाइन करके पेमेंट कर सकते हो. क्लियर हो गया, यस और नो? समझ में आ रहा है? करो. ओके तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का मीनिंग समझ में आया, बस इतना याद रखो. यहाँ ध्यान दो, शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज व्हाट. शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज मेंटेन बाय टैक्स पेयर. जो टैक्स पे करता है, जो डीलर है, वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मेंटेन करता है. अगर इस टैक्स पेयर को गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करना है तो वो अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट से पे नहीं कर सकता. कौन से अकाउंट पे से पे करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. उसके लिए पैसा तो होना चाहिए उस अकाउंट में, तो हम लोग हमारे नॉर्मल बैंक अकाउंट से पैसा यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं. ट्रांसफर के भी वेज है, ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू नो लिमिट, कितना भी अमाउंट आप नॉर्मल बैंक अकाउंट में से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कर सकते हो. बराबर, लिमिट नहीं है. आपको बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करें तो ज़्यादा अमाउंट पे कर सकते हो ना, 5 लाख का अमाउंट कर सकते हो, 10 लाख का कर सकते हो. ऑनलाइन में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है. अगर भाई ऑफलाइन में करो वहाँ पे भी लिमिट नहीं है, बट एनईएफटी, आरटीजीएस ये ऑफलाइन के वेज है. बट अगर आप ओवर द काउंटर जाके पेमेंट कर रहे हो अपने टैक्स वाले अकाउंट में, तो वहाँ पे लिमिट है 10,000 का, उससे ज़्यादा पेमेंट आप नहीं कर सकते. क्लियर हो गया? ओके बट यही ओवर द काउंटर का पेमेंट अगर कोई प्रॉपर ऑफिसर कर रहा है बाय लॉ, बाय रूल, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो जितना चाहिए उतना कर सकता है.
ओवर द काउंटर पेमेंट करने के लिए हम लोग डीडी चेक कैश से पेमेंट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक चलन फिलअप करना पड़ेगा. चलन इज अ फॉर्म, नथिंग एल्स. उसका पूरा डिटेल्स लिखा रहता है, आपके बिजनेस का नाम, अमाउंट, कितना अमाउंट है, आपका जीएसटी का नंबर, ये सारे डिटेल्स रहेंगे. उसकी 2 कॉपीज होती है, देखा रहेगा 2 या तो 3 रहेंगी. 2 मतलब एक अपने पास रहेगा, एक वो बैंक सबमिट करके देता है, बराबर है. तो ये सब सबमिट होने के बाद आपका ओवर द काउंटर पेमेंट हो जाएगा. तो इस तरह से आपने अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट से टैक्स पेमेंट वाले अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया. दैट इज अ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. आई होप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अच्छी तरह से समझ में आया. ओके, अब समरी में थोड़ा सा फटाफट ले लूंगी. समरी जो उसका ही इन्फॉर्मेशन है. इसके लिए जीएसटी पेमेंट 05 का फॉर्म फिलअप किया जाता है. डेबिट अमाउंट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से अमाउंट डेबिट कब होगा, जो आपने डिपॉजिट करके रखा है, राइट. ये डिपॉजिट में से जब पेमेंट करोगे आप तो अमाउंट डेबिट होता है. ऑब्वियसली पेमेंट किसके लिए करोगे, टैक्सेस पे करने के लिए करोगे. आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इस टैक्सेस को पेमेंट करने के लिए जब पैसा यूज किया गया तो अमाउंट डेबिट होता है. और जब हमारे नॉर्मल बैंक अकाउंट में से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करते हो तो वो अमाउंट क्रेडिट होता है. सिंपल, येस और नो. तो क्रेडिट एंड डेबिट समझ में आया. ओके, अभी वही नीचे उन्होंने क्लियरली बोला है, इसको छोड़ो, डायरेक्टली रूल्स ऑफ पेमेंट ऑफ चलन में आ जाओ. ठीक है ना, वही मैंने रिपीट लिखा है वहाँ पे. रूल्स ऑफ पेमेंट ऑफ चलन. द चलन इन द फॉर्म नंबर दिस जीएसटी पेमेंट 06 वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 15 डेज. अगर हम लोग चलन भर रहे हैं तो उसका जो फॉर्म नंबर है वो 06 है और वो 15 डेज के लिए वैलिड है. पॉइंट नंबर ये समझ में आया. देन CPIN इज व्हाट. CPIN is a common portal in the identification number and it is a 14-digit unique number to identify the चलन. मतलब चलन को आइडेंटिफाई करने के लिए 14 डिजिट का आपको CPIN रहेगा. दैट इज कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर. और ये अगेन वैलिड रहेगा कितने डेज के लिए, 15 डेज के लिए वैलिड रहेगा. मतलब जो चलन आप फिलअप कर रहे हैं वो भी 15 डेज के लिए वैलिड है. चलन के लिए जीएसटी पेमेंट का 06 का चलन फिलअप किया जाएगा. पॉइंट नंबर 1. ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, CPIN मतलब क्या, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये 14 डिजिट का नंबर है. अगेन दिस इज अ वैलिड फॉर 15 डेज. देन CIN इज व्हाट. चलन आइडेंटिफिकेशन नंबर इज जनरेटेड बाय द बैंक व्हेन पेमेंट इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय सच ऑथराइज्ड बैंक और RBI. मतलब जब पैसा सच में मिलता है तब जाके ये CIN नंबर जनरेट होता है. दैट इज अ चलन आइडेंटिफिकेशन नंबर. और ये नॉर्मली 3 डिजिट का नंबर होता है एक्स्ट्रा का. और ये बैंक का कोड रहेगा. इसमें कौन से बैंक के थ्रू आपको पैसा मिल रहा है. देखो, आप पैसा बैंक को भर रहे हो क्या, नहीं, आप पैसा एक्चुअली गवर्नमेंट को भर रहे हो. तो गवर्नमेंट को भी डिटेल्स चाहिए कि कौन सा बैंक के थ्रू ये पेमेंट आया, तो बैंक का कोड रहेगा उसमें. दैट इज CIN, 3 डिजिट का नंबर रहेगा. तो टोटल नंबर कितने डिजिट का बन जाएगा, जो भी है 15 डिजिट का टोटल नंबर बन जाता है. लास्ट के 3 डिजिट बैंक का कोड रहेगा. उसके बाद CIN इज कम्युनिकेटेड बाय द ऑथराइज्ड बैंक टू द टैक्स पेयर एज वेल एज GSTIN. मतलब ये CIN नंबर हम लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है. ये मिडिल मैन का नंबर है, मतलब बैंक का नंबर है, कोड है, कि जो हम लोगों को GST के टैक्स पेयर को भी पता चलेगा और GSTIN के लिए भी एज वेल एज, मतलब वहाँ पे भी हम लोग को पता चलेगा GSTIN में भी वो नंबर रहेगा. ठीक है, अभी आता है बैंक रेफरेंस नंबर. बैंक रेफरेंस नंबर इज अ ट्रांजैक्शन नंबर गिवन बाय द बैंक फॉर द पेमेंट अगेंस्ट द चलन. चलन के अगेंस्ट में आपको एक नंबर मिलता है, दैट इज अ बैंक रेफरेंस नंबर. ओके, बस खत्म, ये क्लियर है. एंड सम अदर पॉइंटर में क्या रहेगा, मैनुअल और फिजिकल चलन आर नॉट अलाउड अंडर द GST regime. GST regime के अंदर कोई मैनुअल चलन अलाउड नहीं है. जो भी आपको ऑनलाइन चलन भरना पड़ेगा. इट इज अ मैंडेटरी चलन जनरेट ऑन द ऑनलाइन GST पोर्टल. GST पोर्टल पे जाके ऑनलाइन चलन ही फिलअप करना पड़ेगा. देयर इज अ सिंगल चलन प्रेस्क्राइब फॉर द टैक्सेस. देखो, हम लोग गवर्नमेंट को क्या क्या पे करते हैं एज अ टैक्स पे, टैक्सेस पे करते हैं. अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट हो सकता है, पेनल्टीज हो सकता है, लेट फीस हो सकता है और ड्यूज हो सकता है. तो इन सब के लिए हम लोगों को सिंगल चलन ही प्रेस्क्राइब है. मतलब टैक्स के लिए अलग, पेनल्टी के लिए अलग, इंटरेस्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं. सबके लिए एक ही चलन आपको फिलअप करने का. दैट इज अ GST पेमेंट 06. ओके, एंड द पेमेंट इज मेड अंडर द GST. नाउ ई चलन इज वैलिड फॉर 15 डेज. वो तो बता दिया. जो ई चलन है, मतलब जो ऑनलाइन चलन आपने जनरेट किया, दैट चलन इज नोन एज ई चलन एंड इट इज अ वैलिड फॉर हाउ मेनी डेज, 15 days. The commission for the making a payment through the e-चलन has to be borne by the person for making the payment. मतलब जो भी हम लोगों को पेमेंट करना है उसके लिए ई-चलन यूज हो जाएगा. एज वेल एज ये जो बैंक मिडल मैन करके काम करे उनको कमीशन मिलता है. फ्री में काम करेंगे क्या वो लोग, नहीं, तो उनको उनका कमीशन मिल जाएगा. Any unregistered person has to make a payment on the basis of a temporary identification number generated through the common portal. मतलब क्या, अगर कोई पर्सन रजिस्टर नहीं है GST के अंदर, उसको बोलते हैं अनरजिस्टर्ड नंबर पर डीलर. तो उसके लिए टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा हम लोगों को और वो फिर वो कॉमन पोर्टल के थ्रू पेमेंट कर सकता है. टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसका परमानेंट नहीं रहेगा बिकॉज उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है. दैट पर्सन इज दैट डीलर इज अनरजिस्टर्ड नंबर. ये क्लियर है. एंड देन मैंडेट फ्रॉम ऑब्टेन द मेकिंग NEFT RTGS पेमेंट हैज टू बी सबमिटेड इन द बैंक एंड द वैलिडिटी फॉर 15 डेज. ये नॉर्मल अगेन 15 डेज का वैलिडिटी. ये क्लियर हो गया. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर समझा अच्छी तरह से.
कुछ नहीं था, सिलेक्टेड पॉइंट्स आपको याद रखने के। ऑनलाइन पेमेंट अगर कर रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब नो लिमिट है। अगर हम लोगों ने NEFT RTGS में पेमेंट ट्रांसफर किया तो नो लिमिट, और अगर ओवर द काउंटर करने गए तो 10,000 का लिमिट है। वह जो भी हम लोग चलन जनरेट करेंगे उसका वैलिडिटी कितने डेज का है, 15 डेज का उसका वैलिडिटी है। बैंक का एक रेफरेंस होता है दैट इज अ CIN नंबर, ओके, उसका डिजिट 3 होता है, वो बैंक कोड इंडिकेट करता है। ये सारा हम लोगों ने डिटेल्स देख लिया, समझ में आ। अगर चलन जनरेट करना है तो वो मैन्युअली नहीं होगा, वो कंपलसरी कैसे होगा, ऑनलाइन ही होगा। अनरजिस्टर्ड डीलर को भी टेम्परेरी नंबर मिल जाता है, उसको भी कॉमन पोर्टल के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। दिस इज द समरी ऑफ द व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या? किसी को कुछ डाउट है क्या, बताओ प्लीज, क्योंकि सब में ये यूज होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ओके, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ओके, ध्यान दो बोर्ड पे। Electronic credit ledger is also known as electronic input tax credit ledger. Input tax credit वर्डिंग से आपको याद आना चाहिए। व्हाट, किसके ऊपर का टैक्स? ITC। किसके ऊपर का टैक्स? परचेज के ऊपर का टैक्स। तो जब भी आप परचेज करेंगे उसके ऊपर का जो भी टैक्स आप पेड करोगे ना, उसके लिए बनता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, राइट? समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज व्हाट। तो परचेज के टाइम पे आप टैक्स कलेक्ट करते हो कि पेड करते हो? पेड। परचेज के टाइम पे पेमेंट पेड करते हो तो अमाउंट भी पेड करते हो, तो टैक्स इज आल्सो पेड। तो जो टैक्सेस आपने ऑलरेडी पेड किया है थ्रू द परचेज, थ्रू द ITC इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू, तो वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बराबर है? ये सब नो समझा कि नहीं समझा? अभी देखते हैं आगे देखो कैसे आएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर that is a electronic input tax credit ledger, उसके sections है 49(2), 49(4) and 49(5) and 86 रूल के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर that is a electronic input tax credit ledger is a maintained in the form of the GST payment 02। ये कौन से फॉर्म के अंदर मेंटेन किया जाता है? GST पेमेंट 02 के अंदर मेंटेन किया जाता है। ITC as self assessed in the monthly return will be reflected in the electronic input credit ledger। इसका मतलब क्या? ITC is what? ITC का फुल फॉर्म बोलो। इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जितना आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, वो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, सेल्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर होता है, वो अलग से, राइट? लाइबिलिटी वर्डिंग आएगा तो सेल्स का है, और ये रहेगा। एनी डाउट इन दिस? यस और नो? समझा? तो देखो क्या बोला, ITC एज अ सेल्फ असेस्ड इन द मंथली रिटर्न। मतलब क्या, आप जब IT रिटर्न फाइल करते हो, तो GST रिटर्न, नॉट IT रिटर्न, जब आप GST रिटर्न फाइल करते हो तो GST रिटर्न के टाइम पे ITC रिकॉर्ड हो जाता है, तो वो ITC मंथली यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब ये इस लेजर में रिकॉर्ड होता है ना। आगे देखो, ऑब्वियसली ये क्यों यूज होता है, देखो, द क्रेडिट इन दिस लेजर कैन बी यूज टू मेक अ पेमेंट ओनली ऑफ टैक्सेस। इसके अंदर का पैसा किसके लिए यूज होता है? सिर्फ टैक्सेस को पे करने के लिए यूज होता है। इंटरेस्ट, पेनल्टीज, लेट फीस, अदर ड्यूज के लिए इसका पैसा यूज नहीं होता, सिर्फ टैक्सेस को पेमेंट करने के लिए पैसा यूज होता है। तुम लोगों को नॉर्मल प्रोसीजर पता है टैक्सेशन का, हाँ या ना? 2 मिनट यहाँ ध्यान दो। एक डीलर है, एक बार वापस बता भी ध्यान देना। एक डीलर है, उसने गुड्स को परचेज किया, 1 लाख का गुड्स परचेज किया, उसके अंदर GST था 10,000 एंड टोटल अमाउंट बन गया 1,10,000। तो मिस्टर ए ने पेमेंट किया GST, कितने का GST पेमेंट किया? सही है। परचेज किया, परचेज करते तो पैसा पेड करते हैं, उसके साथ टैक्सेस भी पेड करते हैं। तो मिस्टर ए जब परचेज कर रहा है तो उसने GST पेड किया कितने का? 10,000, राइट? ये GST है। हाँ रुको ना, फिर अभी ए क्या करेगा? सेल कर रहा है मिस्टर व्हाट? बी को। सेल करते वक्त उसका गुड्स का वैल्यू था 1,50,000, उसके ऊपर समझ लो GST है 15,000, एज्यूम कर लो, तो बिल कितने का बना? 1,65,000 का। तो बी से जब ए को पैसा मिलेगा तो टोटल 1,65,000 मिलेगा, उसमें से GST कितने का है? 15,000 का। तो मिस्टर ए ने GST को कलेक्ट किया, हाँ या ना? यस और नो? तो अभी ध्यान दो, सेल के ऊपर का जो GST है 15,000 है, वो रिकॉर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। समझा? क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में जब आप परचेज करते हो तब आप टैक्सेस को क्या कर रहे हो? पेड कर रहे हो, बराबर ना? टैक्सेस कितना पेड किया आपने? 10,000 का टैक्सेस ऑलरेडी पेड कर दिया सामने वाले पार्टी को। सेल कर रहा है। हाँ, ये सेल है। सेल मतलब ही सप्लाई, तो कंटिन्यूअसली चेन फॉलो हो जाता था हर एक डीलर के पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, बता, चेन होता है ना, फॉलो होता है। समझा? अभी हम लोग सिर्फ एक के लिए सोच रहे हैं, सेल के बदले में सप्लाई वर्डिंग यूज करो, नो प्रॉब्लम, सेल को छोड़ो, चलेगा।
समझ में आया मैंने क्या बताया? अभी हम लोगों को ना ये 3 मीनिंग समझना है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर या तो लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये 3 में से ये मैंने बता दिया, ये अपना अकाउंट है टैक्सेस पे करने के लिए, कैश का अकाउंट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। बराबर है? अब ध्यान दो, अपने हम लोगों ने यहाँ ध्यान दो, हम लोगों ने परचेस किया था तब टैक्स कितना पे किया था? 10,000। तो ये टैक्स कहाँ पे रिकॉर्ड होकर रखा है पता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो जितने परचेस के टाइम पे आपने जितने टैक्सेस पेड किए ना वो सब यहाँ रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे अपना अमाउंट रिकॉर्ड है 10,000। ये तो क्लियर हुआ? ओके, फिर सेल कितना किया था बताओ? सप्लायर का 15,000 का, तब टैक्स कलेक्ट हुआ तो वो रिकॉर्ड है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में, और कितने का अमाउंट रिकॉर्ड है? 15,000 का। इसका मतलब मेरा ये लायबिलिटी कितने का लायबिलिटी है? 15,000 का। इस लायबिलिटी में से जो टैक्सेस हम लोगों ने ऑलरेडी पेड किए, मतलब जो क्रेडिट रजिस्टर में रिकॉर्ड है, उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे? ओनली 5,000। अब गवर्नमेंट को टैक्सेस 5,000 भरना है ना, कहाँ से पे करोगे पता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। समझ में आया बेसिक कंसेप्ट क्या है वो? राइट है? यस और नो? ओके, अब इसमें मुझे आपको एक चीज बताने का था, ये जो 10,000 का अमाउंट है क्रेडिट लेजर में, इसका पैसा सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए यूज होता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितने भी फंड्स हैं, इन शॉर्ट परचेज के ऊपर का जीएसटी, ये सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए यूज होता है। ये इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, अदर ड्यूज के लिए यूज नहीं करते। अगर इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर ड्यूज है और लेट फीस है, तो उसके लिए पैसा कहाँ से यूज होगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से यूज होगा। समझ में आया? राइट है? ओके, उसके बाद अभी देखो टैक्स ड्यूज है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे लिखते हुए ध्यान देना। टैक्स ड्यूज, पॉज करो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये एक ऐसा अकाउंट है जहां पे हम लोग हमारे नॉर्मल बैंक के थ्रू पैसा इसमें जाता है। सही है? हमारा नॉर्मल बैंक अकाउंट है, उसमें से पैसा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट करके रखते हैं। मतलब डिपॉजिट मतलब पता है तुम लोगों को, डिपॉजिट करके रखा मतलब पेमेंट करके रखा। तो यहाँ पे जैसे पेटीएम से अपने बैंक अकाउंट से पेटीएम के वॉलेट में पैसा जाता है, हाँ या ना? राइट? वैसे हम लोग हमारे नॉर्मल बैंक अकाउंट से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं। डिपॉजिट किया मतलब ये अमाउंट क्रेडिट हो गया, फिर इसी में से फंड यूज होता है और पेमेंट किया जाता है। किसके लिए पेमेंट किया जाएगा? टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस एंड अदर ड्यूज। इनको सबको पेमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, नॉर्मल बैंक अकाउंट से नहीं। ये क्लियर हो गया? तो ये जो अकाउंट है वो टैक्स पेयर ने मेंटेन किया हुआ अकाउंट है, वो पैसा डिपॉजिट यहाँ करेगा, इसमें से सारे पेमेंट हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया? यस और नो? राइट? अभी देखो टैक्स ड्यूज मतलब जब कोई भी टैक्स पेयर है उसको पेमेंट करना है तो उसके क्या क्या ड्यूज हो सकते हैं? उसको टैक्सेस पे करने। टैक्सेस मतलब अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मिस्टर ए इज देयर, उसने परचेज किया, हाँ या ना? परचेज के टाइम पे वो टैक्स क्या करता है? पे करता है। समझो इसने टैक्स पे किया 10,000 का, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। यस और नो? फिर इसने सप्लाई किया, सप्लाई के टाइम पे टैक्स क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। तो इसने टैक्स कलेक्ट किया 15,000 का एज्यूम कर लो, तो मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लाइबिलिटी है वो है 15,000 का, उसमें से उसने ऑलरेडी कितने का टैक्सेस पे करके रखा है? 10,000 का, दैट इज ITC। कितना अमाउंट है? 10,000। और वो रिमेनिंग टैक्सेस किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। ये सिचुएशन है एक्चुअल में। तो होगा क्या? ये जो लाइबिलिटी है ना उसको रिकॉर्ड किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, राइट? इसको क्या रिकॉर्ड किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। तो जितना भी आपका सप्लाई है, जितना भी हमारा सेल है, उसके ऊपर के टैक्सेस लाइबिलिटी में चले जाएंगे। ओके, फिर उनमें से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ITC कितना है, उसका रिकॉर्ड मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कहाँ पे मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर। उसमें सारे परचेज के ऊपर के टैक्स रिकॉर्ड रहेंगे। तो अगर सेल के टाइम पे टैक्स कलेक्ट किया, परचेज के टाइम पे टैक्स पेड किया, यस और नो, तो वो माइनस किया जाएगा एंड बचा हुआ जो 5,000 का जो टैक्स है वो और पे करेंगे गवर्नमेंट को। कहाँ से पे करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में से पे करेंगे। ये सब सिस्टम समझ में आया? ओके, तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट वी आर हैविंग टू लेजर्स। एक है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, उसमें से भी पेमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भी पेमेंट होता है। तो हम लोगों को पे क्या क्या करना है? GST के टैक्सेस पे करना है,
हाँ या ना? जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस होते हैं बताओ? यूटी जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सारे हो सकते हैं. सीजीएसटी सेंट्रल, एसजीएसटी स्टेट, यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटरीज एंड दिस इज अवर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज. क्लियर हो गया? तो ये सारे टैक्सेस पे करने हैं. उसके साथ शायद आपने डिले पेमेंट कैश के लिए इंटरेस्ट पे करना हो सकता है, पेनल्टीज हो सकती है, लेट फीस हो सकती है, अदर ड्यूज होता है. इनको पेमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से यूज किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है वो ये अकाउंट है. हाँ या ना? तो इनको पेमेंट करने के लिए अकाउंट में से पैसा यूज कर सकते हैं. तो टैक्सेस पे करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज कर सकते हो. तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं? टैक्सेस एज वेल एज इंटरेस्ट एज वेल एज व्हाट, पेनल्टी, फीस एंड अदर ड्यूज. इनको सबको पेमेंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. यस और नो? समझा? इनमें से पैसा आप यूज कर सकते हो. इसका तो पैसा यहाँ पे रखा है, इसके तो फंड्स अवेलेबल है ना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, राइट सर्विस? बट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मतलब परचेज के ऊपर का टैक्स है, और ये फंड्स हम लोग यूज कर सकते हैं ओनली टैक्सेस को पे करने के लिए. मतलब ये जो 5000 का टैक्स है ना, उसको पेमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज हो सकता है. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर का जितना भी बैलेंस है, जितना भी अमाउंट है, वो सिर्फ टैक्सेस पे करने के लिए यूज होता है. इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस एंड अदर ड्यूज के लिए पैसा यूज नहीं हो सकता. डन? ये क्लियर हो गया? तो इसमें से हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यस और नो? क्लियर हुआ? ओके. उसके बाद देखेंगे, बस ये कंसेप्ट समझ में आया? यस और नो? अभी हम लोग देखेंगे मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट. इसको रफ करो रफ इसको. ओके, नाउ प्लीज कंसंट्रेट. क्या लिखा है? यूटिलाइजेशन ऑफ द व्हाट? आईटीसी. आईटीसी इज इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब किसके ऊपर का टैक्स? परचेज के ऊपर का टैक्स. ये तो क्लियर है. तो आईटीसी हम लोग किस तरह से यूज करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग देखेंगे. दैट इज अ मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द आईटीसी. किस तरह से यूज किया जाएगा? सबसे पहला टैक्स होता है आईजीएसटी. पता है कि नहीं? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये कब रहेगा? व्हेन डीलर सेल द गुड्स या तो परचेज द गुड्स, जो भी है, सेल परचेज जो भी रहेगा, फ्रॉम व्हाट, विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट. आउटसाइड द स्टेट रहेगा तो आईजीएसटी रहेगा. विद इन द स्टेट रहेगा तो क्या हो सकता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी होता है. अगर समझो आईटीसी है आईजीएसटी का, मतलब आईजीएसटी का आईटीसी मतलब आईजीएसटी का नेगेटिव बैलेंस, मतलब आईजीएसटी का आईटीसी मींस व्हाट? इनपुट टैक्स क्रेडिट. ये सबसे पहले यूज होता है आईजीएसटी में, मतलब खुद में. ओके. और अगर एक्स्ट्रा आया मतलब नेगेटिव आया तो क्या कहाँ यूज कर सकते हैं पता है आप लोगों को? सीजीएसटी एज वेल एज व्हाट? एसजीएसटी इन एनी प्रोपोर्शन इन एनी सीक्वेंस. बराबर है? मतलब आईटीसी हम लोगों ने माइनस किया, आईजीएसटी का आईटीसी पहले आईजीएसटी में माइनस करेंगे, और सब माइनस होने के बाद भी अगर आईजीएसटी का लास्ट वाला अमाउंट नेगेटिव आता है मतलब वो एक्सेस है, तो ये एक्सेस आईटीसी, आईजीएसटी का एक्सेस आईटीसी हम लोग यूज कर सकते हैं. किसके लिए? सीजीएसटी के टैक्स पेमेंट के लिए एज वेल एज एसजीएसटी या तो यूटीजीएसटी. किसके लिए भी यूज कर सकते हैं? इसके लिए कोई लिमिट नहीं, मतलब कोई प्रपोर्शन नहीं है. 50-50 यूज करो, 60-40 यूज करो, 30-40, 30-70 यूज करो, 70-30 यूज करो, कुछ भी प्रपोर्शन चलेगा. अगर आपने सोचा कि आईजीएसटी का जो आईटीसी है, ओके, पहले हम लोग सीजीएसटी के लिए यूज करेंगे, बाद में एसजीएसटी के लिए, तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो कोई रूल नहीं है इसका. ये समझ में आया? तो आईजीएसटी का आईटीसी पहले खुद में एडजस्ट होता है, एंड इफ एनी एक्सेस आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी का आईटीसी अगर ज्यादा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों में एडजस्ट होता है. इक्वल रेशियो, नॉर्मली हम लोग इक्वल यूज करते हैं. याद आ रहा है आपको? कॉलम याद आ रहा है? देखो, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड व्हाट? एसजीएसटी. ऐसे 3 कॉलम बनाते थे. तो पहले यहाँ पे आता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. याद है? मतलब सेल्स के ऊपर का टैक्स यहाँ लिखेंगे. इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. राइट? ओपनिंग मतलब पहले का बचा हुआ. ये माइनस करने के बाद बैलेंस मिलेगा. ओके. फिर इसमें से माइनस करेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ व्हाट? आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस किया. फिर यहाँ आंसर आया. अगर ये नेगेटिव आया तो क्या कर सकते हो? इन दोनों में एडजस्ट कर सकते हो. एनी प्रोपोर्शन, एनी रेशियो, एनी सीक्वेंस. अगर आपको लगता है ये नेगेटिव अमाउंट पहले सीजीएसटी में करें और बचा तो एसजीएसटी, चलेगा. अगर आपको लगता है पहले एसजीएसटी को करें, दे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर आपने सोचा कि नहीं ये अमाउंट इन दोनों को इक्वल में करना है तो इक्वल कर सकते हो. 60-40 कर सकते हो, 40-60 कर सकते हो, 70-30 कर सकते हो, 30-70 कर सकते हो. एनी प्रोपोर्शन, एनी सीक्वेंस. ये पॉइंट समझ में आया? तो आईटीसी ऑफ व्हाट? आईजीएसटी इस तरह से यूटिलाइज होता है. एनी डाउट इन दिस? बराबर है? फिर क्या बताया मैंने? सीजीएसटी पे आते हैं. सीजीएसटी का जो आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो पहले सीजीएसटी में एडजस्ट होता है, और सीजीएसटी में होने के बाद अगर ये नेगेटिव एक्स्ट्रा आया तो सिर्फ आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होता है, वो सेल स्टेट के साथ एडजस्ट नहीं होता.
डन। सेम फॉर दिस वन, एसजीएसटी के साथ क्या आता है, यूटीजीएसटी आता है कि नहीं, है ना, ये दोनों एक साथ, एक तो स्टेट रहेगा या तो क्या रहेगा, यूटीजीएसटी रहेगा। तो यूटीजीएसटी आया तो स्टेट का आईटीसी जो भी है इनपुट टैक्स रेट वो पहले अपने में सेट होता है, अपने में माइनस होता है और सेल्फ के साथ, और फिर भी एक्स्ट्रा नेगेटिव आया तो सीधा एडजस्ट किसके साथ होगा, आईजीएसटी के साथ। ये सेंट्रल के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है? तो सेंट्रल एंड स्टेट का एक दूसरे के साथ आईटीसी एडजस्ट नहीं होता, बाकी एडजस्ट हो सकता है। एनी डाउट इन दिस? अभी और एक रूल है, क्या रूल है, अगर समझ लो सीजीएसटी का आईटीसी नेगेटिव है, आईटीसी मतलब नेगेटिव अमाउंट, तो पहले ये यहाँ यूज करो, और अगर इसका नेगेटिव खत्म हो गया तब सेंट्रल का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। समझ में आया क्या बताया मैंने? एक्सेस आईटीसी ऑफ सीजीएसटी फर्स्ट ऑफ ऑल यूज फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। जब भी ये सेंट्रल का नील हो जाएगा, स्टेट सेंट्रल का आईटीसी मतलब ये खत्म हो चुका है, तब भी जाके स्टेट का आईटीसी आप यहाँ यूज कर सकते हो। ये एक सीक्वेंस याद रखो, खत्म। इसके बेसिस के ऊपर सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो अभी तक सिखाया वो भी और इसके आगे जो करेंगे वो। क्लियर हुआ? यस और नो? कंपल्सरी 15 मार्क के लिए ये सब आता ही है, कंपल्सरी। एनी डाउट इन दिस? बोलो फटाफट। इसके बेसिस के ऊपर सब कुछ लिखा है। अभी डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन करूँ इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। ये समझ में अच्छी तरह से? हाँ या ना? घर पे जाएंगे तो उसको रीड करेंगे तो प्रॉपर सेंटेंस उसमें लिख के रखा है अच्छी तरह से और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। लाइबिलिटी रजिस्टर मतलब किसके ऊपर का टैक्स? इतनी बार समझा मैंने, सेल्स के ऊपर का टैक्स। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, तो लाइबिलिटी इज व्हाट, सेल्स के ऊपर का टैक्स। तो जितना भी सेल्स करेंगे उसके ऊपर का टैक्स यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। यस और नो? समझा कि नहीं समझा? बराबर है? होता क्या है पता है, कोई भी डीलर जब परचेज करता है, बराबर है, तो परचेज करते वक्त वो टैक्स पेड करता है। टैक्स पेड करेगा मतलब वो आईटीसी होगा और उसको आईटीसी क्लेम करना है, इसलिए वो सारी परचेज की एंट्री प्रॉपर करके रखेगा उसके एंट्री में। जैसे वो अपने एंट्री में परचेज में रिकॉर्ड करेगा ना, ऑटोमेटिकली ये सामने वाले पार्टी के सेल्स में शो होता है। क्लियर हो रहा है? मतलब कोई पर्सन अगर सेल्स शो भी नहीं कर रहा है तभी वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, तो उसका लायबिलिटी क्लियर हो जाएगा कि क्या उसका लायबिलिटी है। ओके, तो फिलहाल बस इतना याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर मतलब सेल्स के ऊपर का टैक्सेस रहेगा, बराबर है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर होता है। ज़्यादा इसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है। डेबिट में क्या होगा, जो अमाउंट हम लोगों ने यूटिलाइज किया पेमेंट के लिए, राइट, तो वो डेबिट हो जाएगा यूटिलाइज करने के बाद, और जब वो पेमेंट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इसको छोड़ो, जरूरत नहीं है। बस इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह कल करेंगे, अभी इसके सम्स करेंगे। एनी डाउट इन दिस? समझा? शॉर्ट में खत्म हो गया। ठीक है, तो थियोरेटिकल कंसेप्ट यहीं पे खत्म। इंटरेस्ट एंड लेट फेज का हमारा जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है उसको कल करेंगे, फिर उसके सम्स भी करेंगे। 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, वीडियो एंड करो। डायरेक्ट एंड? हाँ।